हेलो एवरीवन, रघुवर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सीटेट एग्जाम 2022 में पूछे जाने वाले मैथ्स के टॉप 20 पेडागोजी के क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। यह हमारा इस टॉपिक का पार्ट 1 है, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है। तो आप वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, गणित के स्वरूप के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें हमें बताना है कि गणित के स्वरूप के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो ऑप्शन ए हमारा है, गणित में प्रतिरूपों और संबंधों की पढ़ाई सम्मिलित है। तो यह बात सही है कि गणित में आपका प्रतिरूपों और संबंधों की पढ़ाई सम्मिलित है। ऑप्शन भी है, गणित संख्याओं की पढ़ाई तक सीमित है। तो यह हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि गणित संख्याओं की पढ़ाई तक ही सीमित नहीं होता है। तो यह कथन इसमें हमारा क्या है, यह हमारा गलत कथन है। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि गणित के संदर्भ में आपका निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो गणित संख्याओं की पढ़ाई तक ही सीमित है, यह आपका गलत हो जाएगा। तो हमें इसमें गलत ही चूज करना था। ऑप्शन सी है, गणित में अमूर्तीकरण और मानस दर्शन सम्मिलित है। तो यह भी बात सही है। और ऑप्शन डी है, गणित वास्तविक संसार से जुड़ा है। तो यह भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, गणित की अवधारणाओं के पदानुक्रम संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। गणित की अवधारणाओं के पदानुक्रमित संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो ऑप्शन ए हमारा है, गुणन का गठन योग की अवधारणा पर हुआ है। तो यह बात सही है कि गुणन का गठन आपका योग की अवधारणा पर हुआ है। उसके बाद भाग का गठन व्यक्कलन की अवधारणा पर हुआ है। तो यह भी सही है। आप ध्यान देंगे, गुणन का गठन आपका योग की अवधारणा पर हुआ है, भाग का गठन आपका व्यक्कलन की अवधारणा पर हुआ है। ऑप्शन सी है, पूर्णांकों का गठन प्राकृतिक संख्याओं की अवधारणा पर हुआ है। तो यह भी बात सही है। आप इन तीनों पॉइंट को ध्यान रखेंगे तो हमारा गलत क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा कि भिन्नों का गठन दशमलव की अवधारणा पर हुआ है। यह गलत होगा। तो गणित की अवधारणाओं के पदानुक्रमित संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो ऑप्शन डी सही नहीं है कि भिन्नों का गठन दशमलव की अवधारणा पर हुआ है। आप इन ऑप्शन ए, बी और सी तीनों को ध्यान रखेंगे कि गुणन का गठन, भाग का गठन और पूर्णांक का गठन किस प्रकार हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक विद्यार्थी कहता है कि समोसे का आकार त्रिभुज जैसा है। एक विद्यार्थी क्या कहता है कि एक विद्यार्थी कहता है कि समोसे का आकार त्रिभुज जैसा है। वह ज्यामितीय विवेचन में वैन हिल के अनुसार किस स्तर पर है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, वह बालक आपका 0 स्तर पर है। एक विद्यार्थी कहता है कि समोसे का आकार त्रिभुज जैसा है, तो वह ज्यामितीय विवेचन में वैन हिल के अनुसार आपका उसका स्तर 0 माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे संरचनात्मक गणित कक्षा का लक्षण माना जा सकता है। इसमें हमें बताना है कि इनमें से किसे संरचनात्मक गणित कक्षा का लक्षण माना जा सकता है। तो ऑप्शन ए हमारा है, गणितीय परिभाषाओं को कंठस्थ करने को उच्च मान देना। ऑप्शन बी है, अध्यापक का केवल सही उत्तरों को केंद्रित करना। ऑप्शन सी है, विद्यार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों को ज्ञान का महत्वपूर्ण स्रोत समझना। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि निम्नलिखित में से किसे संरचनात्मक गणित कक्षा का लक्ष्य माना गया है। तो संरचनात्मक गणित किसे कहा जाएगा, तो विद्यार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों को ज्ञान का महत्वपूर्ण समझना। अर्थात टीचर क्या करते हैं, टीचर बच्चों को ऐसे सिखाते हैं जैसे पहले स्टूडेंट क्या करे, खुद से क्वेश्चंस को सॉल्व करे, और अगर वह गलत भी उसका आंसर देता है उसमें से भी बच्चे को कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। तो आपका संरचनात्मक गणित कक्षा का लक्षण क्या हो जाएगा कि विद्यार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों को ज्ञान का महत्वपूर्ण स्रोत समझा जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों को आंकड़ों का संग्रहण और
अर्थांकन पढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सी योजना उत्तम है? प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों को आंकड़ों का संग्रहण और अर्थांकन पढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सी योजना उत्तम है? तो ऑप्शन ए है अभ्यास के लिए बहुत सारे प्रश्न उपलब्ध कराना। ऑप्शन बी है विद्यार्थियों से सर्वेक्षण का संचालन करवाना। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों को आंकड़ों का संग्रहण और अर्थांकन पढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सा योजना उत्तम है? तो यह पढ़ाने के लिए आपका विद्यार्थियों से सर्वेक्षण का संचालन करवाना यह उत्तम होता है। आंकड़े संग्रहण, आंकड़े संग्रहण किसके अंतर्गत आएगा? यह आपका विद्यार्थियों के सर्वेक्षण का संचालन करवाना इससे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्न में से कौन से विषय प्राथमिक विद्यालयों में गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है? हमें बताना है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्न में से कौन सा विषय प्राथमिक विद्यालयों में गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है? तो ऑप्शन ए हमारा है पूर्णांक। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। पूर्णांक आपका क्या होता है? यह आपका राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार आपका यह विषय प्राथमिक विद्यालयों में गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है। इसके बाद आपका चौपड़ है। तो चौपड़ प्राथमिक स्तर पर यह भाग है। उसके बाद अनुमान लगाना भी है और सममिति भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है मानकों का प्रयोग निम्न में से किन अवधारणाओं को समझाने के लिए किया जा सकता है? मानकों का प्रयोग निम्न में से किन अवधारणाओं को समझाने के लिए किया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए संख्याबोध, भिन्न और प्रतिरूप। तो मानकों का प्रयोग आपका संख्याबोध, भिन्न और प्रतिरूप अवधारणाओं को समझाने के लिए किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है गणित में अवधारणाओं की प्रकृति के बारे में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? गणित में अवधारणाओं की प्रकृति के बारे में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शन ए हमारा है गणितीय अवधारणाओं की प्रकृति अमूर्त है। तो यह बात सही है कि गणितीय अवधारणाओं की प्रकृति आपका अमूर्त है। ऑप्शन बी है गणित में अवधारणाएं रैखिक रूप से व्यक्तिगत होती है। तो यह भी बात आपका सही है। उसके बाद ऑप्शन सी हमारा है गणितीय अवधारणाएं प्रकृति से तर्कसंगत होती है। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इसमें हमें बताना था कि गणित में अवधारणाओं की प्रकृति के बारे में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? तो गणितीय अवधारणाएं प्रकृति से तर्कसंगत होती है, यह इसमें गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है निम्न में से किसका नाम एक ज्यामितीय सिद्धांत के विकास से संबंधित है जो कि बच्चों में ज्यामितीय तर्क के विभिन्न स्तरों को वर्णित करता है? निम्न में से किसका नाम एक ज्यामितीय सिद्धांत के विकास से संबंधित है जो कि बच्चों में ज्यामितीय तर्क के विभिन्न स्तरों को वर्णित करता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए वैन हेले। तो आपका वैन हेले का नाम एक ज्यामितीय सिद्धांत के विकास से संबंधित है जो कि बच्चों में ज्यामितीय तर्क के विभिन्न स्तरों को वर्णित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा अभ्यास सबसे उपयुक्त रूप से दर्शाएगा कि आपके छात्रों ने अज्ञात राशियों का अनुमान लगाने का कौशल अर्जित कर लिया है? तो अज्ञात राशियों का अनुमान लगाने का कौशल किस प्रकार से अर्जित हो सकता है? तो ऑप्शन ए हमारा है पैमाने का उपयोग करके रस्सी की लंबाई मापना। ऑप्शन बी हमारा है दशमलव संख्या का निकटन करना। ऑप्शन सी है पार्टी आयोजित करने की संभावित कीमत लगाना। तो सही उत्तर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा कि अज्ञात राशियों का अनुमान लगाना। तो अज्ञात राशियों का अनुमान कैसे लगाया जा सकता है? तो इसमें है कि पार्टी आयोजित करने में कोई भी फंक्शन आयोजित होता है उसमें आपका संभावित कीमत लगाना, यह क्या हो जाएगा? हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है श्रीमान हरि अपनी कक्षा में भिन्न प्रकार की रंगोली के चित्र उसके बाद प्रिंटेड दुपट्टे लेकर आए। गणित में निम्न में से
किस विषय को पढ़ाने के लिए यह सर्वाधिक उपयुक्त साधन हो सकता है? तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, आकृति और पैटर्न। तो आपका रंगोली के चित्र, उसके बाद प्रिंटेड दुपट्टे, ये आपका आकृति और पैटर्न से संबंधित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गणित शिक्षण अधिगम से संबंधित उपागम नहीं है? इसमें हमें बताना है कि इनमें से कौन सा गणित शिक्षण अधिगम से संबंधित उपागम नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ड्रिल और अभ्यास। तो ड्रिल और अभ्यास आपका गणित शिक्षण अधिगम से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए हमारा है आगमनात्मक और निगमनात्मक, ये आपका गणित शिक्षण अधिगम से संबंधित है। समस्या समाधान भी इससे संबंधित है। विश्लेषण संश्लेषण भी इससे संबंधित है। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि ड्रिल और अभ्यास आपका गणित शिक्षण अधिगम से संबंधित उपागम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, सिमुलेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग करके निम्न में से किसको सबसे बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है? सिमुलेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग करके निम्न में से किसको सबसे बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, एक ही परिमाप वाले विभिन्न आकार ढूंढना। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि सिमुलेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग करके एक ही परिमाप वाले विभिन्न आकार ढूंढना, इस तरीके से पढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसको रचनात्मक आकलन में सम्मिलित नहीं किया जा सकता है? निम्न में से किसको रचनात्मक आकलन में सम्मिलित नहीं किया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सत्र अंत परीक्षा। तो आपका सत्र अंत परीक्षा को कभी भी रचनात्मक कार्यों में आपका अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता है। ये केवल मानसिक क्षमताओं द्वारा व्यक्त की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से किसमें संख्या 3 का प्रयोग क्रम सूचक भाव में हुआ है? निम्नलिखित कथनों में से किसमें संख्या 3 का प्रयोग क्रम सूचक भाव में हुआ है? तो ऑप्शन ए हमारा है प्रत्येक समूह में 3 टीम सदस्य है। ऑप्शन बी हमारा है एक डिब्बे में 3 पेंसिलें के कई समूह है। ऑप्शन सी है मैं इस इमारत की तीसरी मंजिल पर रहता हूँ। ऑप्शन डी है इस घर में 3 कमरे हैं। इसमें हमें क्या बताना है कि किसमें संख्या 3 का प्रयोग क्रम सूचक भाव में हुआ है। तो क्रम सूचक भाव में संख्या 3 का प्रयोग किसमें हुआ है? तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, इस डिब्बे में 3 पेंसिलों की कई समूह है। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा कि इस डब्बे में क्या है, 3 पेंसिलों के, अर्थात 3-3 पेंसिल के इसमें क्या है, समूह है। तो यह 3 का प्रयोग इसमें क्रम सूचक एक पैटर्न के रूप में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, बच्चों को भिन्न की संकल्पना पढ़ाने के लिए निम्न में से क्या अत्यंत उपयुक्त है? बच्चों को भिन्न की संकल्पना पढ़ाने के लिए निम्न में से क्या अत्यंत उपयुक्त है? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्विज़नियर छड़े। तो आपका भिन्न की संकल्पना पढ़ाने के लिए क्विज़नियर छड़े आपका अत्यंत उपयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, गणित के शिक्षण अधिगम पर निम्न में से किसका प्रभाव होने की संभावना न्यूनतम है? गणित की शिक्षण अधिगम पर निम्न में से किसका प्रभाव होने की संभावना न्यूनतम है? तो ऑप्शन ए हमारा है मूल्यांकन के कारण छात्रों के आत्मविश्वास पर प्रभाव पड़ने के तरीकों की जानकारी होना। ऑप्शन बी है छात्रों के गलत उत्तरों के पूरे हल देना। ऑप्शन सी है प्रतिपुष्टि की गुणवत्ता में वृद्धि। ऑप्शन डी है मूल्यांकन के परिणामों के प्रयोग से शिक्षण में परिवर्तन करना। तो हमारा प्रश्न था कि गणित के शिक्षण अधिगम पर निम्न में किसका प्रभाव होने की संभावना न्यूनतम है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, छात्रों के गलत उत्तरों के पूरे हल देना। तो गणित के शिक्षण अधिगम पर निम्न में से किसका प्रभाव होने की संभावना न्यूनतम है? तो छात्रों के गलत उत्तरों के पूरे हल देना, इसका प्रभाव होने की संभावना काफ़ी कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
अगला प्रश्न है, रोहित ने अनुभव किया कि वर्ग एक समचतुर्भुज और एक आयत है। वह वैन हील के मानस चिंतन के कौन से चरण पर है? रोहित ने अनुभव किया कि वर्ग एक समचतुर्भुज और एक आयत दोनों ही है। वह वैन हील के मानस चिंतन के कौन से चरण पर है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए स्तर 2। तो रोहित किस स्तर पर है? तो इसमें रोहित आपका स्तर 2 पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या होता है। किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या होता है। पूर्ण संख्याओं के इस गुण को इस प्रकार उल्लेखित किया जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा होगा ऑप्शन सी समवर्क गुण। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा कि आपका किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या होता है। पूर्ण संख्याओं के इस गुण को इस प्रकार उल्लेखित किया जाता है कि वह समवर्क गुण होगा। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सा पहलू अत्यंत महत्वपूर्ण है? प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सा पहलू अत्यंत महत्वपूर्ण है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी गणित को बच्चे के जीवन के अनुभवों का भाग बनाना। तो प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि हम गणित को क्या करें? बच्चों के जीवन के अनुभवों का भाग बनाएं, अर्थात बच्चों के जीवन से उसे रिलेट करके पढ़ाएं, जिससे बच्चे क्या करेंगे? आसानी से सीख लेंगे। तो इस तरह हमने आपका आज मैथ के पेडिगोजी का टॉप 20 क्वेश्चंस को देखा है, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें। चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।